Hello friends, this is Shransi. Here we are going to discuss Open Test Paper SRM 24719. हम यहाँ Open Test Paper SRM 24719 की चर्चा करेंगे. Here we will discuss 100 questions. So let's start from question number 1. This question is telling about जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज. यहाँ पे संसदीय समिति की कुछ सामान्य विशेषताओं के बारे में है. ऑल मेंबर्स शुड बी इलेक्टेड बाय द हाउस. सभी सदस्यों का निर्वाचन सदन द्वारा होना चाहिए. इट इज इनकरेक्ट बिकॉज ऑल मेंबर्स इज इलेक्टेड और अपॉइंटेड बाय द हाउस और नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर और चेयरमैन. It presents its report to the speaker or the chairman of the house. यह अपनी रिपोर्ट सदन के अध्यक्ष या सभापति को प्रस्तुत करता है. It is correct because parliamentary committees present its report to the speaker or chairman of the house. It must have the status of a consultative committee with any ministry at any center. इसे केंद्र के किसी भी मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति का दर्जा प्राप्त होना चाहिए. It is incorrect because consultative committee is different from parliamentary committee. Here what is asking question, how many of the above statements are correct? So first is incorrect, third is incorrect, the answer is 2 only. So the option is only 1. कितने सही हैं? तो केवल एक सही है. Let's move to our second question. इस रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग है? टर्म्स ऑफ द ऑफिस ऑफ द गवर्नर के रिगार्डिंग है. राज्यपाल के पद की शर्तों के संबंध के बारे में है. द गवर्नर कैन रिजाइन एट एनी टाइम बाय एड्रेसिंग रेजिग्नेशन लेटर टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट. राज्यपाल किसी भी समय राज्य के मुख्यमंत्री को त्याग पत्र देकर इस्तीफा दे सकता है. इट इज इनकरेक्ट. व्हाई इट इज इनकरेक्ट? बिकॉज द गवर्नर कैन गिव हिज रेजिग्नेशन लेटर टू द प्रेसिडेंट नॉट द चीफ मिनिस्टर. राज्यपाल अपना इस्तीफा, अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं, न कि राज्य के मुख्यमंत्री को. सेकंड, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ले डाउन द ग्राउंड्स अपॉन विच अ गवर्नर में बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट. संविधान में ऐसे आधार निर्धारित नहीं किए गए हैं जिनके आधार पर राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा सकता है. इट इज करेक्ट. इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज नॉट मेंशन, कहीं भी आधार का उल्लेख नहीं किया गया है जिसके आधार पर राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा सकता है. सो इट इज करेक्ट. तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि ऊपर दिए गए स्टेटमेंट में कौन से करेक्ट हैं. सो द आंसर इज 2 ओनली. द ऑप्शन इज बी. लेट्स मूव टुवर्ड एंड सी व्हाट इज थर्ड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3 is from Constitution of India. Especially relevant to social justice and empowerment. In our Constitution, कहाँ पे सोशल, सामाजिक न्याय और अधिकारिता की बात कही गई है? कहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहाँ पे सामाजिक न्याय और अधिकारिता की बात प्रासंगिक है? फर्स्ट, प्रियम्बल. प्रियम्बल में जस्टिस, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस की बात कही गई है. सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई है. सो इट इज करेक्ट. सेकंड, फर्स्ट शेड्यूल, प्रथम अनुसूची. इट टॉक्स अबाउट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी. यह हमारे राज्य और संघ के बारे में बात करता है. सो इट इज इनकरेक्ट. थर्ड शेड्यूल कंटेन्स ओथ एंड अफर्मेशन फॉर ऑफिस होल्डर. यहाँ पे कहीं भी सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की बात नहीं कही गई है. सो इट इज इनकरेक्ट. फोर्थ, फंडामेंटल राइट्स. मूल अधिकार में, फंडामेंटल राइट्स में जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है उसमें आर्टिकल 23 एंड 24 में हमें सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की बात देखने को मिलती है. सो इट इज करेक्ट. फिफ्थ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 38 एंड 39 में हमें सामाजिक न्याय और अधिकारिता की बात देखने को मिलती है. सो इट इज करेक्ट. यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि ऊपर दिए गए स्टेटमेंट में कितने स्टेटमेंट, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट. तो यहाँ पे हमने देखा फर्स्ट, 4 and 5, 1, 4 and 5. So there are 3 statements are correct. So the answer is B.
Only 3. There are 3 statements correct, 1, 4 and 5. Let's move toward and see question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 किसके रिगार्डिंग है? क्वेश्चन नंबर 4 पावर्स ऑफ द लोकसभा स्पीकर के रिगार्डिंग में है। किसके संबंध में है? लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियों के बारे में है। फर्स्ट, स्पीकर प्रोरोग्स एन ऑनगोइंग सेशन ऑफ द लोकसभा के चालू सत्र को स्थगित कर देता है। क्या लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के चालू सत्र को स्थगित कर देता है? इट इज इनकरेक्ट। तो कौन स्थगित करता है लोकसभा के चालू सत्र को? प्रेसिडेंट, नॉट द स्पीकर। कौन करता है? प्रेसिडेंट। सेकेंड, स्पीकर अप्रूव्स ऑल द बिल्स बिफोर इट इज सेंट फॉर प्रेसिडेंशियल असेंट। राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजे जाने से पहले अध्यक्ष सभी विधेयकों को मंजूरी देते हैं। इट इज इनकरेक्ट, क्योंकि अध्यक्ष सभी विधेयकों को मंजूरी नहीं देते हैं। सभी विधेयकों को अप्रूव कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं, नॉट स्पीकर। सो इट इज इनकरेक्ट। थर्ड, स्पीकर हेड्स द अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट एंड द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द लोकसभा। अध्यक्ष मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति और लोकसभा की नियुक्ति समिति का अध्यक्ष होता है। तो अध्यक्ष नहीं होता, जो लोकसभा का स्पीकर होता है वो हेड नहीं होता अपॉइंटमेंट कमेटी का। उसकी जगह पे कौन अपॉइंटमेंट कमेटी का हेड होता है? हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जी होते हैं, नॉट स्पीकर। सो इट इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि ऊपर दिए गए स्टेटमेंट में कितने स्टेटमेंट सही हैं? तो हमने देखा कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। सो द आंसर इज डी, नन, कोई नहीं सही है। लेट्स मूव टुवर्ड एंड सी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 किसके रेफरेंस में है? क्वेश्चन नंबर 5 किसके रेफरेंस में है? पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज के रेफरेंस में है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के रेफरेंस में है। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी क्या है? संसद की स्थायी समिति है। स्टैंडिंग कमिटीज नॉट ओनली सुपरवाइज द वर्क ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट बट ऑल्सो देयर बजट। स्थायी समितियां न केवल विभिन्न विभागों के कार्यों की निगरानी करती हैं बल्कि उनके बजट का भी पर्यवेक्षण करती हैं। इट इज करेक्ट। स्थायी समितियां विभिन्न विभागों के कार्यों की निगरानी के साथ साथ जो उनके बिल एक्सपेंडिचर होते हैं उनको भी देखती हैं। सो इट फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या है? करेक्ट है। सेकेंड, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैंडिंग कमिटी। इट इज करेक्ट। पब्लिक अकाउंट कमिटी स्टैंडिंग कमिटी का एग्जांपल है। थर्ड, मेंबर्स ऑफ ऑल द स्टैंडिंग कमिटीज आर सिलेक्टेड फ्रॉम बोथ हाउसेस। सभी स्थायी समितियों के सदस्य दोनों सदनों से चुने जाते हैं। इट इज इनकरेक्ट, बिकॉज स्थायी समितियों में जो हमारी प्राक्कलन समिति है, जो हमारी एस्टिमेट कमिटी है, उसके जो 30 मेंबर्स होते हैं, जो हमारी एस्टिमेट कमिटी उसके जो 30 मेंबर्स हैं वो केवल लोकसभा से आते हैं, न कि राज्यसभा से। सो दिस इज इनकरेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। फोर्थ, स्टैंडिंग कमिटीज आर परमानेंट इन नेचर। स्थायी समितियां स्थायी प्रकृति की होती हैं। इट इज करेक्ट। फिफ्थ, स्टैंडिंग कमिटीज आर मीन्स ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। स्थायी समितियां कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण का साधन होती हैं। इट इज करेक्ट, बिकॉज जो हमारी स्थायी समितियां होती है, स्टैंडिंग कमिटी होती है, वो की इंस्ट्रूमेंट होती है, एक साधन की तरह कार्य करती हैं। और एक साधन की तरह कार्य करती हैं किसके लिए? कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने के लिए। सो इट इज करेक्ट। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी, कितने स्टेटमेंट सही हैं? तो हमने देखा फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, 4 and 5। तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट सही है। सो द आंसर इज ओनली 4, सी इज करेक्ट। लेट्स मूव टुवर्ड एंड सी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में देखते हैं, किसके बारे में है? Governor is appointed by the central government to oversee the functioning of state governments. Which of the following is not such a function? राज्यपाल को राज्य सरकारों के कामकाज की देखरेख के लिए सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कार्य नहीं है? जो हमारे गवर्नर है वो किसके द्वारा अपॉइंटेड होते हैं? हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और वो क्या करते हैं? वो स्टेट गवर्नमेंट के कार्यों की देखरेख करते हैं। तो कौन सा ऐसा कार्य नहीं है? पूछ क्या रहे हैं कि कौन सा ऐसा कार्य नहीं है जो नहीं करते हैं गवर्नर? तो फर्स्ट क्या है? Ensuring that state government works within the constitutional provision। वह यह सुनिश्चित करते हैं कि राज्य सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत काम करती है या नहीं। तो यह गवर्नर करता है, गवर्नर सुनिश्चित करते हैं, गवर्नर इंश्योर करते हैं कि हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो हमारी राज्य सरकार है, वह संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत कार्य करती है कि नहीं करती है। तो यह तो गवर्नर का काम है। बट यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा गवर्नर का काम नहीं है? तो क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सेकंड क्या है? इंश्योरिंग दैट लॉज मेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर आर विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। यह सुनिश्चित करना कि राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून संवैधानिक ढांचे के भीतर हों।
तो हमारे जो राज्यपाल है, हमारे जो राज्यपाल हैं वो सुनिश्चित करते हैं कि जो भी लॉ बना रही है स्टेट गवर्नमेंट वह संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत ही हो। तो ये भी गवर्नर का काम है, तो ये भी इनकरेक्ट हुआ। Ensuring that state government do not disregard constitutional direction given by the central government, यह सुनिश्चित करना कि राज्य सरकारें केंद्र सरकार द्वारा दिए गए संवैधानिक निर्देशों की अवहेलना न करे। तो यह भी तो गवर्नर का काम है, वह ये देखती है कि राज्य सरकार जो भी संवैधानिक निर्देश, जो भी राज्य सरकार जो भी कार्य करे वो संवैधानिक निर्देशों की अवहेलना न करते हुए करे, वो संवैधानिक निर्देशों को ध्यान में रखते हुए कार्य करे। तो यह भी गवर्नर का काम है। तो इन तीनों में पूछा जा रहा है कि नहीं है तो कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसमें सभी तीनों ही काम है, तो नन ऑफ द उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। लेट्स मूव एंड सी क्वेश्चन नंबर 7 किसके रिगार्डिंग है, किसके रेफरेंस में बात कर। क्वेश्चन नंबर 7 किसके रेफरेंस में है? मोशन ऑफ थैंक्स, धन्यवाद प्रस्ताव के संबंध में है, धन्यवाद प्रस्ताव के संदर्भ में है। Amendments to motion of thanks can be moved in both the houses in such forms as may be considered appropriate by the Speaker of Lok Sabha. धन्यवाद प्रस्ताव पर संशोधन दोनों सदनों में ऐसे प्रारूप में प्रस्तुत किया जा सकता है जिसे लोकसभा अध्यक्ष उचित समझे। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि संशोधन ऐसे प्रारूप में प्रस्तुत किया जाता है जिसे लोकसभा अध्यक्ष उचित समझे, जबकि हम जानते हैं कि दोनों लोकसभा अध्यक्ष के साथ साथ जो हमारे राज्यसभा के सभापति हैं वो भी अप्रोप्रिएट समझे, तभी जो वो दोनों अप्रोप्रिएट समझ के जो प्रारूप वो लोग बनाते हैं उसके आधार पर हम क्या करते हैं, धन्यवाद प्रस्ताव पर संशोधन करते हैं। तो यहाँ पे केवल लोकसभा के स्पीकर की बात कही गई है, तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारा, इनकरेक्ट है। सेकंड क्या है, द मोशन ऑफ थैंक्स इज डीम्ड टू बी अ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, धन्यवाद प्रस्ताव को अविश्वास प्रस्ताव माना जाएगा। इट इज करेक्ट, क्योंकि जैसे अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने से सरकार की हार होती है, ठीक उसी तरह से अगर धन्यवाद प्रस्ताव न पारित हो तो सरकार की हार हो जाती है। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि ऊपर में दिए गए कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं। ध्यान देने की बात है, क्या कह रहे हैं, इनकरेक्ट है। सो हम जानते हैं कि इसमें फर्स्ट ओनली जो पहला वाला है वो इनकरेक्ट है। सो द आंसर इज ए, 1 ओनली। लेट्स मूव अहेड एंड सी क्वेश्चन नंबर 8। Consider the following statement, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। The basic structure of the Constitution has been defined under Article 368. संविधान की मूल संरचना को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। तो यह गलत है, यह स्टेटमेंट गलत है। As we know, the basic structure of Constitution of India is not defined. हमारे संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं किया गया है। Second, principle of reasonableness and welfare state are one of the elements of basic structure. तर्क संगतता और कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत मूल संरचना के तत्वों में से एक है। तो हम देखते हैं रिजनेबलनेस और वेलफेयर ऑफ स्टेट जो है वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में है। So it is correct. This statement is correct. Third, national emergency can be imposed by the president when the security of India is threatened by war or external aggression only. राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल केवल तभी लगाया जा सकता है जब भारत की सुरक्षा को युद्ध या बाहरी आक्रमण से खतरा हो। It is incorrect. Not only कि खतरा हो बाहरी सुरक्षा से तभी लगा सकते, इसके साथ अगर आर्म्ड रिबेलियन हो, सशस्त्र विद्रोह हो, आर्म्ड रेबेलियन होने पर भी हम क्या, आर्म्ड रेबेलियन होने पर भी हमारे प्रेसिडेंट जी इमरजेंसी को इम्पोज कर सकते हैं। सो ये इनकरेक्ट हो गया। तो यहाँ पे पूछ क्या रहे हैं कि कौन से स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। सो द आंसर इज ए, 2 ओनली करेक्ट। लेट्स मूव अहेड एंड सी क्वेश्चन नंबर 9। The first law commission was established under the chairmanship of Lord Macaulay by the, प्रथम विधि आयोग की स्थापना लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में की गई थी। किस अधिनियम से की गई थी? एज वी नो, प्रथम विधि आयोग जो हमारा फर्स्ट लॉ कमीशन है वो कब स्टैब्लिश हुआ था? 1834 में। 1834 में स्टैब्लिश हुआ था हमारा फर्स्ट लॉ कमीशन, 1834 में। सो द आंसर इज चार्टर एक्ट ऑफ 1833। 1833 के चार्टर अधिनियम से प्रथम विधि आयोग की स्थापना हुई थी। लेट्स मूव। क्वेश्चन नंबर 10 इज अबाउट आर्टिकल 131 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। हमारे संविधान का अनुच्छेद 131 किसके बारे में बात करता है? स्टेटमेंट फर्स्ट, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू सीक एन ओपिनियन फ्रॉम द एपेक्स कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय से राय मांगने की राष्ट्रपति की शक्ति। ये तो हमारे आर्टिकल 143 में है।
सेकंड, सो फर्स्ट क्या है, इनकरेक्ट हो गया क्योंकि आर्टिकल 143 में है। स्टेट्स कैन मूव डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट इन मैटर्स ऑफ डिस्प्यूट विद द सेंटर। केंद्र के साथ विवाद के मामलों में राज्य सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। हाँ, दिस इज इन आर्टिकल 131, सो दिस स्टेटमेंट करेक्ट। व्हाई द स्टेटमेंट सी एंड डी इज इनकरेक्ट? करेक्ट, लेट्स सी। Appellate jurisdiction of Supreme Court in appeals from high courts in certain cases। कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपील में सर्वोच्च न्यायालय का अपीली क्षेत्राधिकार, जो सुप्रीम कोर्ट के अपीली क्षेत्राधिकार है, वो आर्टिकल 132 से 136 के बीच में दिए गए हैं। सो द ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट एंड ऑप्शन डी स्पेशल लीव टू अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील की विशेष अनुमति, ये भी आर्टिकल 131 में नहीं दी गई है। लेट्स मूव एंड सी क्वेश्चन नंबर 11। किसके रिगार्डिंग है? प्लेट टेक्टोनिक्स के रिगार्डिंग है। किसके संबंध में है? क्वेश्चन नंबर 11 प्लेट टेक्टोनिक्स के। फर्स्ट, द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड प्लेट टेक्टोनिक्स इज कन्वेक्शन इन द मेंटल। प्लेट टेक्टोनिक्स के पीछे प्रेरक शक्ति मेंटल में संवहन है। इट इज करेक्ट। जो हमारा प्लेट टेक्टोनिक्स है उसके मेंटल में जो संवहन होता है वो क्या है? उसका ड्राइविंग फोर्स है, वो प्रेरक शक्ति है, वो उसको प्रेरित करता है चलने के लिए। Second, at transform boundaries, crust is neither produced and nor destroyed as the plate slides horizontally past each other. Past is other. परिवर्तन सीमाओं पर न तो क्रस्ट का निर्माण होता है और न ही विनाश होता है, क्योंकि प्लेटें एक दूसरे के ऊपर से क्षैतिज रूप से खिसकती हैं। As we know, there are three boundaries: convergent, divergent, and transform. In transform boundary, it is correct because in transform boundaries ना तो क्रस्ट बनता है और ना ही क्रस्ट नष्ट होता है। सो सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। थर्ड, द मिड अटलांटिक रीजन्स आर अ गुड एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंट बाउंड्री। मध्य अटलांटिक घटक अभिसारी सीमा का एक अच्छा उदाहरण है? नो, अभिसारी सीमा का नहीं, अपसारी सीमा डाइवर्जेंट बाउंड्री का एग्जांपल है। जो मिड अटलांटिक रीजन है वो हमारे डाइवर्जेंट बाउंड्री का एग्जांपल है। सो थर्ड इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? यहाँ पे दो स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 and 2। सो द आंसर इज बी, ओनली 2। Let's move ahead and see question number 12. Question number 12 किसके रिगार्डिंग है? एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव रॉक्स के, अंतर्वेदी और बहिर्वेदी चट्टान के रिगार्डिंग में है, के संबंध में बात कर रहा है। एक्सट्रूसिव rocks are fine grained whereas intrusive rocks are coarse grained। बहिर्वेदी चट्टान बारीक कड़ों वाली होती है जबकि अंतर्वेदी चट्टान मोटे कड़ों वाली होती है। चलिए थोड़ा इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव रॉक की बात करते हैं। जो हमारे अंतर्वेदी इंट्रूसिव रॉक है वो किससे बने होते हैं? हमारे इंट्रूसिव रॉक जो होते हैं वो मैग्मा से बने होते हैं और हमारे जो बहिर्वेदी चट्टान होते हैं वो लावा से बने होते हैं। हमारे एक्सट्रूसिव जो होते हैं वो लावा से बने होते हैं। तो जो मैग्मा है, जो मैग्मा से बने होते हैं हमारे इंट्रूसिव रॉक, उनको ठंडा होने के लिए यहाँ पे कोई एयर नहीं होता, नो एयर, यहाँ पे कोई एयर नहीं होता, तो इन्हें सॉलिडिफाई होने के लिए ज्यादा टाइम होने लगता है। ये ज्यादा टाइम लेते हैं कौन? इंट्रूसिव रॉक। तो यहाँ पे ज्यादा टाइम लेंगे और ये जो होते हैं हमारे इंट्रूसिव वो क्रिस्टल से बने होते हैं। तो क्रिस्टल से बने होने के कारण ये क्या होते हैं? कोर्स ग्रेन होते हैं। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि इंट्रूसिव क्या होते हैं? कोर्स ग्रेन होते हैं और एक्सट्रूसिव क्या है? वो फाइन ग्रेन्ड होते हैं। सेकेंड, एक्सट्रूसिव रॉक्स फॉर्म ओवर अ मच लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम कंपेयर टू इंट्रूसिव रॉक। बहिर्वेदी चट्टानें अंतर्वेदी चट्टानों की तुलना में काफी लंबी अवधि में बनती हैं। ये गलत है, क्योंकि हमें पता है अंतर्वेदी चट्टानें बनने में ज्यादा टाइम लगता है, इंट्रूसिव रॉक को बनने में ज्यादा टाइम लगता है, न कि एक्सट्रूसिव रॉक के बनने में। तो सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यहाँ पूछा क्या जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट है, तो द आंसर इज 1। ए ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पे 1 ओनली करेक्ट है। लेट्स मूव अहेड एंड लुक क्वेश्चन नंबर 13। किसके रिगार्डिंग है? वैल्यूएबल मिनरल्स, बहुमूल्य खनिज। हमारे भारत के बहुमूल्य खनिज किससे संबंधित होते हैं? हमारे इंडिया के वैल्यूएबल मिनरल्स। किस रॉक से हमारे इंडिया के वैल्यूएबल मिनरल्स एसोसिएटेड है? मेटामॉर्फिक एंड इग्नियस रॉक। सबसे ज्यादा मोर लाइकली टू बी, सबसे ज्यादा संभावना कहाँ पे होती है? मूल्यवान खनिजों की सबसे अधिक संभावना किस रॉक में होती है? मेटामॉर्फिक एंड इग्नियस रॉक में, रूपांतरित और आग्नेय चट्टानों में होती है। सो द आंसर इज बी, रूपांतरित और आग्नेय चट्टानें। लेट्स मूव अहेड एंड लुक क्वेश्चन नंबर 14। सी क्वेश्चन नंबर 14। Which of the following are block mountains? यहाँ पे किसके रिगार्डिंग बात हो रही है? टाइप्स ऑफ माउंटेन्स के। तो ब्लॉक माउंटेन,
ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन के एग्जाम्पल पूछ रहे हैं। एज वी नो ब्लॉक माउंटेन इज क्रिएटेड by and generated. Vosges mountain and Satpura mountain are the example of block mountain, whereas Mount Kilimanjaro is the example of volcanic mountain. Mount Kilimanjaro volcanic mountain का example है, and Vosges mountain and Satpura is the example of block mountain. So the इसमें क्या पूछा जा रहा है, करेक्ट आंसर कोड क्या होगा, 1 and 2 करेक्ट है क्योंकि ये दोनों ब्लॉक माउंटेन के एग्जाम्पल हैं. सो द आंसर इज ए. लेट्स मूव अहेड एंड सी क्वेश्चन नंबर 15. लद्दाख, लद्दाख के बारे में बात हो रही है. लद्दाख का कोल्ड डिजर्ट इन द ग्रेटर हिमालयाज, हमारे ग्रेटर हिमालय का कोल्ड रीजन होता है, कोल्ड डिजर्ट है, एक ठंडा रेगिस्तान है. तो जैसे अब हम देखें कि जो हमारे इंडिया का माउंटेन हिमालय पार्ट है उसमें नॉर्थ में क्या है, काराकोरम है, देन लद्दाख है, उसके बाद जास्कर है, देन पीर पंजाल है. सो यहाँ पे क्या, लद्दाख जो है हमारा उसके नॉर्थ में क्या है, काराकोरम है, और उसके साउथ में क्या है, जास्कर है. तो ऑप्शन फर्स्ट में क्या है, ऑप्शन ए क्या है, काराकोरम रेंज इज नॉर्थ एंड जास्कर रेंज इन साउथ. यस, लद्दाख के नॉर्थ में काराकोरम रेंज है, साउथ में क्या है, जास्कर रेंज है. सो द आंसर इज ए. लेट्स मूव अहेड एंड सी क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 किसके रिगार्डिंग है, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा. डेल्टा का निर्माण कैसे होता है, डेल्टा के निर्माण में कौन से परिस्थितियां अनुकूल हैं, कैसे डेल्टा का निर्माण होता है, कौन कौन सी परिस्थितियां जो है वो अनुकूल हैं जिससे डेल्टा निर्माण होता है. पहले हम जान लेते हैं डेल्टा क्या है. व्हाट इज डेल्टा. डेल्टा एक वेटलैंड है जो कब फॉर्म होता है, जब हमारा रिवर जो है, जब हमारी रिवर लार्जर वाटर बॉडी में गिरती है तो डेल्टा बनता है. जो सेडिमेंट हमारी रिवर लेके आती है, जब वो लार्जर बॉडी लाइक ओशन या लेक में गिरती है तो डेल्टा फॉर्म होता है. डेल्टा मोस्टली किस शेप में होता है, ट्रायंगल शेप में होता है. तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कौन सी परिस्थितियां अनुकूल है, कौन सा फेवरेबल कंडीशन, कौन सी कंडीशन फेवरेबल है डेल्टा को बनाने में. फर्स्ट, कॉस्ट शुड बी शेल्टर्ड प्रेफरेबली टाइडलेस, तट सुरक्षित होना चाहिए, अधिमानतः ज्वार रहित. यस, अगर कॉस्ट शेल्टर होगा और वहां पे ज्वार नहीं आएगा तो हमारा डेल्टा फॉर्म हो जाएगा. सो 1 इज करेक्ट. सेकंड, द सी एडजॉइनिंग द डेल्टा शुड बी शैलो, डेल्टा से सटा समुद्र उथला होना चाहिए. इट इज करेक्ट. अगर सी हमारा जो है वो शैलो होगा, डेल्टा से जो समुद्र सटे अगर वो उथले होंगे तब डेल्टा फॉर्म हो सकता है. ये उसके लिए क्या है, फेवरेबल कंडीशन है. थर्ड, देयर शुड बी नो लार्ज लेक्स इन द रिवर कोर्स, नदी के मार्ग में कोई बड़ी झील नहीं होनी चाहिए. अगर नदी के मार्ग में कोई बड़ी झील होगी तो जो नदी अपने साथ सेडिमेंट लेके आएगी वो उसी में गिर जाएगा और डेल्टा नहीं फॉर्म होगा. तो ये फेवरेबल कंडीशन है. अगर कोई लेक्स नहीं होगा नदी के मार्ग में, रिवर के कोर्स में, तो क्या होगा, डेल्टा फॉर्म होगा. तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, कितने ऑप्शन सही हैं, हाउ मेनी ऑप्शंस आर करेक्ट, कितने ऑप्शन सही हैं. तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही है. So the answer is C, all 3. Let's move ahead and see question number 17. Question number 17 किसके बारे में बात कर रहा है, यहाँ पे समुद्री धाराओं की बात हो रही है कि हिंद महासागर में जो हमारा इंडियन ओशन है उसमें कौन से फैक्टर ऐसे जो हैं, which one of the following factors is responsible for the change in the regular direction of the ocean currents in the Indian Ocean. हमारे हिंद महासागर में कौन से फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल हैं उसके डायरेक्शन को चेंज करने के लिए. एज वी नो इंडियन ओशन में ओशन करंट का डायरेक्शन कैसे चेंज होता है, एक तो जून मंथ में होता है और एक नवंबर मंथ में होता है. जून मंथ में क्या होता है, ओशन करंट जो है इंडियन ओशन का वो ईस्टवर्ड होता है और नवंबर में क्या होता है, वेस्टवर्ड में होता है. सो क्या है ये, मानसून ड्रिफ्ट है. मानसून बहाव के कारण जो है इंडियन ओशन हैज मानसून डिप. कौन सा फैक्टर है, कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है इंडस ओशन में चेंज करने के लिए ओशन करंट के डायरेक्शन को, मानसून ड्रिफ्ट, मानसून, हिंद महासागर में मानसून का बहाव. सो द आंसर इज बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट. लेट्स मूव एंड सी क्वेश्चन नंबर 18. यहाँ पे ब्लैक सी के बारे में बात हो रही है कि जो ब्लैक सी है
वो उसमें सबसे ज्यादा कौन सी ऐसी कंट्री है जिसकी बाउंड्री, जिसकी कोस्ट लाइन जो है सबसे लॉन्गेस्ट है, सबसे ज्यादा लंबी है। तो हम ब्लैक सी देखें तो ब्लैक सी जो है वो 6 कंट्री से सराउंडेड है। 6 कंट्रीज की बाउंड्रीज जो है वो ब्लैक सी को करती है। अजरबैजान तो नहीं आता, अजरबैजान हमारे ब्लैक सी के कोस्ट में नहीं है। बुल्गारिया है, बुल्गारिया है, वो तो वेस्ट में है बुल्गारिया, बट इसकी बाउंड्री जो है, इसकी जो बाउंड्री है वो सबसे ज्यादा लंबी नहीं है। टर्की, टर्की सही है। टर्की जो है, जब हम अपना वर्ल्ड मैप देखेंगे, वर्ल्ड मैप में जो ब्लैक सी को देखेंगे तो ब्लैक सी के सराउंडिंग जो कंट्रीज है उसमें देखेंगे तो टर्की की जो बाउंड्री है वो सबसे ज्यादा ब्लैक सी के साथ लगती है। सो द आंसर इज सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। लेट्स मूव एंड सी क्वेश्चन नंबर 19। किसके रिगार्डिंग है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल्स ऑन अर्थ, पृथ्वी पर खनिजों के सांद्रण के। व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल्स? मिनरल्स कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? जिसमें सेपरेट होता है वैल्यूएबल मिनरल्स। तो अर्थ पे कौन कौन से प्रोसेस हैं जो हेल्प करते हैं मिनरल्स को कॉन्सेंट्रेशन में, मिनरल्स के कॉन्सेंट्रेशन में, खनिजों के सांद्रण में कौन कौन से प्रोसेस हैं जो हेल्प करते हैं? हाइड्रोथर्मल डिपोजिट, यस, हाइड्रोथर्मल जमा करता है, वेदरिंग अपक्षय भी करता है, वाटर इरोजन जलापर्दन भी करता है, मेटामॉर्फिज्म ये भी करता है, प्रेसिपिटेशन फ्रॉम एक्वेस सॉल्यूशन जली घोल से अक्षोपेट ये भी करता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन से ऑप्शन करेक्ट है, कितने ऑप्शन करेक्ट है, कितने, हाउ मेनी? तो यहाँ पे 5 ऑप्शन करेक्ट है। तो सो द आंसर इज ऑल 5, ऑप्शन डी इज करेक्ट। लेट्स मूव अहेड एंड सी क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे क्या है? जियोग्राफिकल रीजन्स के बारे में है, भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में है, जिन्हें हमें जब हम वर्ल्ड मैप देखेंगे, चलिए वर्ल्ड मैप में हम देखते हैं ये जो हमारी चारों जियोग्राफिकल रीजन है इन्हें हमें कैसे अरेंज करना है? ईस्ट से वेस्ट तक अरेंज करना है। जब हम अपना वर्ल्ड मैप देखेंगे तो साउथ चाइना सी जो है वो सबसे ईस्ट में है, साउथ चाइना सी। देन उसके बाद क्या है? गल्फ ऑफ थाईलैंड है, देन लगाडिव सी है, एंड आफ्टर दैट गल्फ ऑफ एडन है। सो द आंसर इज 4, 3, 1, 2 एंड ऑप्शन बी इज करेक्ट।